बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी कास्ट अकाउंटिंग कोर्स। आज हमारा पहला लेक्चर है कास्ट अकाउंटिंग पे। और जैसा कि पहले लेक्चर में एक इंट्रोडक्शन होता है और उसकी जो बुनियादी बातें होती हैं उसी के बारे में बात होती है। आज हम कास्ट अकाउंटिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और इसमें जो ज़्यादातर टर्म्स यूज़ हो रही होती हैं उनके बारे में नो हाउ करेंगे। अकाउंटिंग की मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। इवन के जो अकाउंटिंग की बुक्स हैं, इवन के किसी ने MBA किया हो तो वो भी पज़ल हो जाए कि बुक कौन कौन सी होती है अकाउंटिंग की और इनका पर्पज़ क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है और क्यों ये इतने सब्जेक्ट में डिवाइडेड की गई है और क्यों इसको इतना अलग से पढ़ाया जाता है। तो हर एक अकाउंटिंग का अलग से फंक्शन होता है। बात सिर्फ उसको समझने की होती है कि हम उसको किस हद तक समझते हैं। आया कि सिर्फ हम डायरेक्ट चैप्टर और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बारे में सीखते हैं कि उसका बैकग्राउंड भी समझते हैं कि इसका पर्पज़ क्या है। तो आज सिर्फ हम कास्ट अकाउंटिंग के बारे में ही बात करेंगे। बाकी जब हम फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उनका भी अलग से मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और किसी एक लेक्चर में इनका कंपैरिजन भी हम कर लेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाए, ताकि आप किसी दूसरे के साथ इसको मिक्स ना कर पाएँ। तो कास्ट का मतलब होता है कीमत। अब फ़र्ज़ किया कोई भी चीज़ आप जो बनाते हैं तो उस पे जब आप मार्केट में जाते हैं तो उस पे कास्ट प्लस उस पे मार्कअप या प्रॉफिट होता है। आप लेट्स सपोज एक सीलिंग फ़ैन लेने जाते हैं तो अगर वो शॉपकीपर आपको कहता है कि ये 5000 का है तो हो सकता है कि उसकी कास्ट 4000 हो, 4500 हो, 3000 हो। तो कास्ट उसकी मुख्तलिफ होती है और सेल प्राइस जो होती है अलग होती है। जो सेल प्राइस होती है वो कास्ट प्लस प्रॉफिट होती है, यानी कि उसमें कास्ट भी शामिल होती है और प्लस प्रॉफिट, ये दोनों मिलके सेल प्राइस बनाते हैं। तो इन फैक्ट कास्ट के आगे एलिमेंट होते हैं जिसमें मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट होती हैं और कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कास्ट इनको हम अलग से पढ़ेंगे। इन्हीं में से डायरेक्ट कुछ कास्ट होती हैं और कुछ इनडायरेक्ट कास्ट होती हैं, उनके बारे में भी हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। लेकिन कास्ट के जो मेन 3 होते हैं एलिमेंट्स, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। मटेरियल में वो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और जो लेबर है उसमें जितनी मैन पावर या मशीनरी की जो कास्ट होती है, जो उसको रोबोटिक मशीनरी जो काम कर रही होती है। इसके अलावा अगर FOH उसमें कास्ट है तो वो भी होती है। अब जो खैर इसको हम फर्दर डिटेल में भी आगे पढ़ते जाएंगे कि इसके जो टाइम टू टाइम सेमी एनुअल कास्ट मुख्तलिफ जो है, सेमी फिक्स्ड कास्ट, सेमी वेरिएबल कास्ट, वेरिएबल कास्ट, ये मुख्तलिफ हम चीज़ें पढ़ेंगे। तो अब तक सिर्फ आप ये पढ़ें कि ये अकाउंटिंग जो है सिर्फ किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए जो उस पर कास्ट आती है, लागत आती है मटेरियल की फॉर्म में, लेबर की फॉर्म में या फैक्ट्री ओवरहेड की फॉर्म में, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद है डिफ़ाइन एंड इलस्ट्रेट ए कास्ट ऑब्जेक्ट, कि कास्ट ऑब्जेक्ट क्या होती है। अब कास्ट का जो लफ्ज़ है इस पे तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कास्ट का मतलब है कि उस चीज़ को बनाने के लिए मटेरियल का, लेबर का, फैक्ट्री ओवरहेड का जो ख़र्चा आएगा उसको हम कास्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट जो होती है वो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम कास्ट कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज एक फर्नीचर की शॉप है और जो कारपेंटर है वो चेयर बनाता है। अब उसका काम सिर्फ क्या है कि चेयर बनाना। अब जब वो चेयर बनाएगा तो फ़र्ज़ किया 1 महीने में वो 300 चेयर्स बनाता है, तो पर डे के हिसाब से तकरीबन 10 उसकी चेयर्स होगी। अब अगर फ़र्ज़ किया टोटल उसका ख़र्चा 30,000 आता है तो और उसको पता चल जाएगा कि 300 चेयर्स बनाने पे उसको 30,000 ख़र्चा आया, तो ऑटोमेटिकली उसको समझ आएगी
कि उसको तकरीबन 300 पर चेयर के हिसाब से खर्चा आया, या सॉरी 100 के हिसाब से, तो उसको पर चेयर बनाने के लिए 100 की कॉस्ट आई। तो अब जो वो चीज़ बना रहा है, जितनी उसने मटेरियल लेके उस पर लगाया, लेबर उस पर मेहनत की, और उसने जो मशीन वगैरह यूज़ की, उस पर जितना भी खर्चा आएगा वो एलोकेट करेगा कि इतना खर्चा आया, तो उसने जो प्रोडक्ट बनाई उस पे वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो जो चीज़ प्रोड्यूस होती है, जो प्रोडक्ट होती है, जो कोई बनाता है और उसकी कास्ट कैलकुलेट होती है, या जिसको हम कास्ट एलोकेट करते हैं, उसको कहते हैं कास्ट ऑब्जेक्ट। ऐसी चीज़ जिसकी कास्ट कैलकुलेट की जाए या जिस पे कास्ट का खर्चा आया हो। कास्ट एंड कास्ट टर्मिनोलॉजी के बारे में हम यही पढ़ते हैं कि कास्ट इज़ ए रिसोर्स सेक्रीफाइड और फॉरगॉन टू अचीव ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अगर सिर्फ आप पहले वाले पार्ट को ही देखें तो पहले मैंने आपको कहा, अब मटेरियल है तो आप क्यों ख़रीदते हैं? ताकि आप कोई चीज़ बना सकें। लेबर आप मेहनत करते हैं किसी चीज़ पे तो क्यों करते हैं? ताकि आप इस पर कुछ खर्चा करते हैं, ताकि इससे आप कुछ रिटर्न ले सकें। इसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड जो मशीन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं वो भी क्यों खर्चा करते हैं? ताकि आप उससे कुछ आउटपुट हासिल करके जो प्रोडक्ट बना के उसको सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकें। और जो हम अभी खर्चे कर रहे हैं वो किस लिहाज से, हमारी सोच और माइंड ये है कि हम आने वाले वक्त में इससे प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो कास्ट इज़ ए रिसोर्स सेक्रीफाइड। रिसोर्स क्या होता है? वो रिसोर्सेज पैसा भी हो सकता है, मेहनत भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो रिसोर्स सेक्रीफाइड जिसकी कुर्बानी दे दी जाए, और फॉरगॉन या जिसको ज़ाया कर दिया जाए, टू अचीव ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कि कोई ख़ास चीज़ जिसका आप मकसद रखते हैं उसको हासिल किया जाए, और उस मकसद के ज़रिए ही आप फर्दर अपने प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो नेक्स्ट आता है एन एक्चुअल कास्ट। ठीक है, एन एक्चुअल कास्ट इज़ द कास्ट इंकर्ड, ए हिस्टोरिकल कास्ट एज डिस्टिंग्विश्ड फ्राम बजटेड कास्ट। अब फ़र्ज़ किया, अब दोनों यहाँ पे आप सीखेंगे, एक तो एक्चुअल कास्ट, इसके अलावा बजटेड कास्ट। अब देखें कि आप फ़र्ज़ किया एक शॉप पे जाते हैं और आप सेल फ़ोन लेना चाहते हैं। आप शॉपकीपर से कहते हैं, जो सेल फ़ोन बेचने वाला है, कि मैं सेल लेना चाहता हूँ। वो कहता है कि क्या आपके बजट क्या है? बजट का मतलब है कि आपका एस्टिमेटेड ख़र्चा कितना है, कि आप कितने की वो चीज़ लेना चाहते हैं। तो आप लेट्स सपोज बताते हैं कि 20,000 की, तो वो आपको वो चीज़ बताएगा जो उस रेंज में हो और उसकी स्पेसिफ़िकेशन भी बताएगा। अब फ़र्ज़ किया आपने बताया कि 20,000 की रेंज का आपको सेल फ़ोन चाहिए, तो वो आपको हो सकता है 12 मेगापिक्सल वाला कैमरा, और उसकी हार्ड भी कुछ, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी, और उसकी LCD की कुछ फंक्शन वगैरह, या उसका टच की जो क्वालिटी है वो कुछ नॉर्मल सी हो। अब उसको अगर फ़र्क किया शॉपकीपर को, आप कहते हैं कि आपका बजट 40,000 है, तो वो आपको 40,000 के हिसाब से ही कोई चीज़ अच्छी दिखाएगा, और 20,000 की निस्बत जब आप उससे कंपैरिजन पूछेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको अच्छे फंक्शंस के बारे में बताएगा। अब फ़र्क किया आप वो 3-4 सेल फ़ोन आपको बताता है, आप रेंज बताते हैं जी मेरे बजट है 50,000 का, तो वो आपको बताता है जी 50,000 में आप ओप्पो का फ़लाँ ले सकते हैं, नोकिया का फ़लाँ फ़ोन ले सकते हैं, या सैमसंग का फ़लाँ फ़ोन ले सकते हैं। तो वो 3-4 आपको मोबाइल फ़ोन दिखाएगा। आप उनमें से देख के मुख्तलिफ़ फ़ंक्शन चेक करके आप कहते हैं कि जी मुझे ये चाहिए। तो वो जब आप देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, तो वो आपको बताएगा कि जी ये कास्ट आपने बजट पहले बताया था कि 50,000 मेरा बजट है, वो बताता है जी आपका 55,000 में ये सेल फ़ोन आएगा या 45,000 में आएगा। तो डील करते कराते अगर 55 बताता है तो आप 52 तक लेके आ जाते हैं, अगर वो 45 बताता है तो 42 तक लेके आ जाते हैं। तो जो आप उसको पैसे देंगे वो एक्चुअल कास्ट होगी, जो बजट होगा वो ओवरऑल आपका एक अंदाज़ा होगा, गैस होगा, जबकि एक्चुअल में जो आप उसको देंगे वो एक्चुअल कास्ट होगी। अब इन दोनों में डिफरेंस आपको आ जाना चाहिए कि बजटेड कास्ट वो होती है जो आपके अंदाज़े के बेस पे हो, आपने कैलकुलेशन की हूँ और आपने मार्केट वैल्यू के हिसाब से चीज़ों को कंसीडर करने के बाद कुछ डिसाइड किया हो कि आपके इतना खर्चा हो जाएगा। तो वो जो आप माइंड में एक अंदाज़ा बना लेते हैं उसको बजट कास्ट कहते हैं। और जब एक्चुअल कास्ट हो जाती है, जब आप उसको कैलकुलेट करते हैं, तो वो आपकी जो रिसोर्सेज आप दे देते हैं या सेक्रीफाइस कर देते हैं उनको एक्चुअल कास्ट कहते हैं। फर्दर हमारा पॉइंट आता है कास्ट ऑब्जेक्ट, जो पहले हम पढ़ भी चुके कि कास्ट का मतलब होता है कि रिसोर्सेज जो हम सेक्रीफाइस करते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, और वो चीज़ जिस पे आप ये मटेरियल, लेबर, ओवरहेड लगाते हैं उसको कास्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर एक कारपेंटर चेयर बनाता है तो वो
जो चेयर होगी वो कास्ट ऑब्जेक्ट होगी। अगर कोई एक कंपनी सेल फ़ोन बनाती है तो उसके लिए उसकी जो सेल फ़ोन होगा वो कास्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर कोई व्हीकल बनाता है तो ऑटो या मोटरसाइकिल या जो चीज़ भी बनती है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है या जो एक बंदा होता है बनाने वाला, उसके लिए वो जो प्रोडक्ट होती है उसको कास्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। वही हमारा टॉपिक चल रहा है कास्ट एंड कास्ट टर्मिनोलॉजी। कास्ट एक्यूमुलेशन कैसे होती है और कास्ट असाइनमेंट कैसे होती है। जो कास्ट ऑब्जेक्ट्स होती हैं आपकी, कास्ट ऑब्जेक्ट 1 है, 2 है, 3 है, जितनी भी मिलती हैं ये कास्ट एक्यूमुलेट हो जाती है आपकी। उसको आप ट्रेस करते हैं, एलोकेट करते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है कि कितना खर्चा हुआ, किस चीज़ पे कितना खर्चा है। फ़र्ज़ किया आप 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें आप फ़र्ज़ किया है, एक फ़ैन बनाने वाली कंपनी है, वो छोटे साइज़ के भी फ़ैन बनाती है, बड़े साइज़ के भी फ़ैन बनाती है, उससे बड़े साइज़ के भी फ़ैन बनाती है। और फ़र्ज़ किया रेफ्रिजरेटर बनाने वाली एक कंपनी है, पेल है या डॉलेंस है, तो वो फ्रिज भी मुख्तलिफ़ साइज़ के बनाती है। साइज़ 1 है, साइज़ 2 है, साइज़ 3 है। अब हर एक पे मटेरियल भी लगा है, लेबर भी लगी, ओवरहेड भी लगा है। आपने सबसे पहले उनको देखना है कि छोटे साइज़ पे कितना मटेरियल लगा, उससे बड़े पे, उससे बड़े पे, और लेबर छोटे पे कितना खर्चा आया, फैक्ट्री ओवरहेड कितना आया, और बाकी कितना खर्चा आया। तो ये सारे के सारे जब आप ट्रेस कर लेंगे कि इन पे इतना का खर्चा आया, तो फिर आप उनके साइज़ के हिसाब से या उनकी जो मुख्तलिफ आप बेस रखेंगे, तो उनकी जो फ़र्ज़ किया ऐसी कुछ कास्ट होगी जो मिक्स टाइप होगी। आपको अभी डायरेक्ट कास्ट उसमें नहीं आती, तो उस कास्ट को आप क्या करते हैं, उसको प्रोपोर्शन दे देते हैं, एलोकेट करते हैं। कि फ़र्ज़ की आपका मशीन जो चली थी वो 500 घंटे चली थी, तो 500 घंटे में से 100 घंटा इसको दे दें, 200 घंटे इसको दे दें, 300 घंटे इसको दे दें, तो आपके टोटल वो घंटों का जितना खर्चा होगा इन ऑब्जेक्ट्स को पे आप अप्लाई कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कास्ट असाइनमेंट। यानी जितना आपका कास्ट का खर्चा आया, मुख्तलिफ़ साइज़ से जो मिक्स कास्ट थी उनको अलग से एलोकेट कर देते हैं, इसको कास्ट असाइनमेंट कहते हैं। और जो कास्ट एक्यूमुलेट का प्रोसीजर होता है, इसमें ये होता है कि एक चीज़ पे जितनी मटीरियल, लेबर, ओवरहेड आया, आपने ये देखना है कि टोटल एक्यूमुलेटेड कास्ट इस प्रोडक्ट की कितनी है। इसके अलावा डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट कास्ट एंड इनडायरेक्ट कास्ट। अब हमने ये देखना है कि कास्ट को हमने मुख्तलिफ़ एंगल से पढ़ना होता है। सम टाइम हमारे पास मटेरियल की कास्ट की हम पढ़ रहे होते हैं कि इसका क्या फंक्शन होता है, लेबर की कास्ट का, ओवरहेड कास्ट का। तो इस तरीके से जो है आपको डायरेक्ट कास्ट और इनडायरेक्ट कास्ट का भी पता होना चाहिए। अब डायरेक्ट कास्ट कौन सी होती है और इनडायरेक्ट कास्ट कौन सी होती है, सिंपल आप माइंड में यही चीज़ रख लें कि कारपेंटर ने एक चेयर बनाई, ठीक है। अब कारपेंटर ने जो चेयर बनाई है उस पे लकड़ी कितनी लगी वो आपको नज़र आ रही है। उसकी बुनाई के लिए जो भी उसने स्टफ़ यूज़ किया है वो भी आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपको कुछ उसमें नज़र नहीं आ रहा, लकड़ी लगी और उसकी वो प्लास्टिक की जो उसकी बाइंडिंग वगैरह की होगी वो लगी होगी। ये दो जो चीज़ें आपको डायरेक्ट नज़र आ रही हैं उसको कहते हैं डायरेक्ट कास्ट। इनडायरेक्ट कास्ट भी कुछ ऐसी शामिल होती हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही थी। लेट्स सपोज ग्लू उस पर लगा है, उस पर कील लगे हुए हैं, उस पर फिनिशिंग वगैरह के कुछ खर्चे आए हुए हैं, तो इस तरह के जितनी मेहनत के खर्चे होंगे उसको इनडायरेक्ट कास्ट हैं। डायरेक्ट कास्ट का मतलब ये होता है वो चीज़ जो आपको सामने से नज़र आ रही हो और आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसको डायरेक्ट कास्ट कहते हैं। और वो कास्ट जो आपको ज़ाहिरन नज़र नहीं आ रही लेकिन उसका खर्चा ज़रूर आया है छोटा मोटा करते करते, तो उसको आप कहेंगे इनडायरेक्ट कास्ट। अभी ये देखें डायरेक्ट कास्ट और इनडायरेक्ट कास्ट का जो है, डायरेक्ट कास्ट में है कास्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड मैगज़ीन। एक आपके पास मैगज़ीन है तो उस पे डायरेक्ट कास्ट क्या है, पेपर ऑन विच स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड मैगज़ीन इज़ प्रिंटेड, यानी कि जिस पेपर पे वो मैगज़ीन प्रिंट हुई उसको डायरेक्ट कास्ट कहेंगे। इनडायरेक्ट कास्ट कौन कौन सी होगी, लीज़ कास्ट फॉर टाइम वार्नर बिल्डिंग हाउसिंग द सीनियर एडिटर्स ऑफ इट्स मैगज़ीन। तो सीनियर एडिटर वगैरह पे को जो आप उसकी एडिटिंग के लिए ख़र्चा देते हैं, या लीज़ जहाँ पे प्रिंटिंग वगैरह होती है तो लीज़ पे वो मशीन अगर ली है तो वो जो खर्चे होंगे वो इनडायरेक्ट कास्ट में आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आता है डायरेक्ट एंड
इनडायरेक्ट कास्ट, डायरेक्ट कास्ट में क्या होता है कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं, पर्सनल डिपार्टमेंट के जो तनख्वाहें वगैरह देते हैं, असेंबली डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे थे, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जो इतने काम कर रहे थे, ये सारे डायरेक्ट कास्ट। अज्यूम दैट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कास्ट आर एलोकेटेड इक्वली अमंग द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कि ये जो मेंटेनेंस कास्ट की जितनी कास्ट है वो बाकी डिपार्टमेंट्स की जितनी कास्ट होगी। इसकी डिपार्टमेंट का फ़र्ज़ किया, ये बाकी हमारे पास तीन डिपार्टमेंट्स हैं और इस डिपार्टमेंट का खर्चा कितना आया था 30,000। तो आप सब कास्ट को, इसकी कास्ट बाकी डिपार्टमेंट जो पर्सनल है, असेंबली है या फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, इनको खर्चा इसका डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस तो हर एक के लिए इक्वली यूज़ हो रही है। तो फिर 10,000 हर एक को आप इसका एलोकेट कर देंगे, तो इसको कास्ट एलोकेशन कहते हैं। और जो इसकी कास्ट दूसरों को एलोकेट करेंगे उनके लिए इनडायरेक्ट, इन डिपार्टमेंट के लिए इनडायरेक्ट कास्ट बन जाएगी। अब देखें कि डायरेक्ट कास्ट फ़र्क किया, जो मेंटेनेंस की थी वो $40,000 थी। अब असेंबली डायरेक्ट कास्ट कितनी है 75,000 और फिनिशिंग डायरेक्ट डिपार्टमेंट कास्ट कितनी है 55,000। अब ये जो मेंटेनेंस कास्ट जो थी 40,000, वो कहते हैं कि इस डिपार्टमेंट को हम लागू नहीं करेंगे, बल्कि असेंबली और फिनिशिंग डिपार्टमेंट जो प्रोडक्ट दे रही होती हैं हम उनको कास्ट एलोकेट करेंगे। तो इसके जितने खर्चे हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 20,000 इस डिपार्टमेंट को चार्ज कर दें और डिपार्टमेंट फिनिशिंग वाली को भी 20,000 आप चार्ज कर दें। तो ये जो इनको एलोकेटेड कास्ट होगी दूसरी असेंबली और फिनिशिंग डिपार्टमेंट के लिए, वो इनडायरेक्ट कास्ट होगी और इनकी अपनी जो कास्ट होगी वो डायरेक्ट कास्ट में शामिल हो जाएगी। इसके अलावा है एक्सप्लेन वेरिएबल कास्ट एंड फिक्स कास्ट। अब आपको ये भी पता करना, वेरिएबल का मतलब क्या है, वो जो चीज़ बदलती हो, चेंज होती हो, और फिक्स कास्ट कौन सी होती है, जो कायम रहती हो, एक जैसी रहती हो। अब वेरिएबल कास्ट का मैं अगर आपको मिसाल दूं, तो एक कारपेंटर है जो चेयर बना रहा है। अब जिस शॉप पे वो बैठ के काम कर रहा है उसका खर्चा है 50,000 रेंट पर मंथ, 50,000 रेंट पर मंथ। अब वो 50,000 पे करेगा ही पे करेगा, भले वो चेयर कोई बनाता है, ऑर्डर आता है या नहीं आता। तो वो कास्ट जो एक्टिविटी बेस्ड ना हो और आपको टोटल की टोटल एक फ़िक्स्ड अमाउंट पे करना ही पड़े, उसको हम कहते हैं फ़िक्स कास्ट। अब अगर फ़र्ज़ किया वो जब उसको एक चेयर का ऑर्डर आता है तो नॉर्मली वो कैलकुलेट करता है कि पर चेयर उसको लकड़ी जो है 500 की ख़रीदनी पड़ती है, और जो उसकी विनिंग वगैरह हो रही होती है उस पर 100 रुपीज़ आते हैं। अब जितनी वो ज़्यादा चेयर बनाएगा उतने 500 इकट्ठे होते जाएंगे। फ़र्ज़ किया वो 10 चेयर बनाता है तो 10 को 500 से मल्टीप्लाई कर देगा तो 5,000 उसका वेरिएबल कास्ट होगा। अगर फ़र्ज़ किया कोई भी चेयर नहीं बनाता तो उसका खर्चा वेरिएबल कास्ट होगा ही नहीं, यानी कि ये वेरी होता रहेगा और ना ही उसकी ये बाइंडिंग शाइंडिंग होती रहेगी। तो वो कास्ट जो आपकी एक्टिविटी बेस्ड हो, आप काम करेंगे तो उतनी खर्चे आपके बढ़ते जाएंगे, और अगर काम नहीं करेंगे तो वो बच जाएंगे। इस ऐसी कास्ट को वेरिएबल कास्ट कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है कास्ट बिहेवियर पैटर्न, कि कास्ट बिहेव कैसे कर रही होती है। बाईसाइकिल्स बाय द सी बाइज ए हैंडलर एट $52 फॉर ईच ऑफ इट्स बाईसाइकिल। अब जितने वो बाईसाइकिल बनाएगा तो उतने ही वो हैंडल की कास्ट फॉर के $52 है, तो उतने ही वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी। व्हाट इज़ द टोटल हैंडल बार कास्ट व्हेन 1000 बाइसिकल्स आर असेंबल्ड। अब जब 1000 बाइसिकल असेंबल होंगे तो फिर कितनी कास्ट बढ़ेगी, तो 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी ये कास्ट हो जाएगी। तो ये कास्ट का बिहेवियर होता है, यानी कि जितनी आपकी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी उतने ही $52 बढ़ते जाएंगे। अगर 500 बाइसिकल बनते हैं तो 52 हैंडल उसके साथ लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली 52 का एक हैंडल मिलता है $52 का, तो उतनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 10 बाइसिकल बनते हैं तो 10 को 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका वेरिएबल कास्ट आ जाएगी। इसके अलावा है जी, देखें यहाँ पे वही फर्दर आगे कंटिन्यू है कि 1000 अगर बाइसिकल बने थे तो 52 का एक का हैंडल था, तो टोटल खर्चा इस पे इतना आ गया। व्हाट इज़ द टोटल हैंडल बार कास्ट व्हेन 3500
बाईसाइकिल्स आर असेंबल्ड। अब अगर 3500 बाईसाइकिल असेंबल हो रहे हैं तो ज़ाहिर बात है जितने बाईसाइकिल असेंबल होंगे उतनी कास्ट ही पड़ेगी। अब वो ऑटोमेटिकली इसकी चेंज हो गई, यानी कि पहले हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया था, अब 3500 से 52 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी कास्ट आपकी आ जाएगी। अच्छा, अब क्या कहता है कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न, वही आगे कंटिन्यू। बाईसाइकिल्स बाय द सी इंकर्ड 94,500 इन ए गिवन ईयर फॉर द लीजिंग ऑफ इट्स प्लांट। अब उसने जो प्लांट लिया हुआ था उसकी लीज़ के लिए उसको कितना खर्चा है, 94,500। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कास्ट विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स। अब बाईसाइकिल की जब हमने हैंडल की मिसाल ली थी तो जितने बाईसाइकिल असेंबल होंगे उतने ही हैंडल लगेंगे और एक हैंडल की कीमत है $52, उतनी हमारी कास्ट बढ़ती जाएगी। अब लेट्स सपोज वो कहता है कि आपने जिस जगह प्लांट लगाया हुआ है उस प्लांट की लीज़ की कीमत 94,500 पर ईयर है। तो अगर आप कोई बाईसाइकिल बनाते हैं या नहीं बनाते तो आपको वो लीज़ की जो है एनुअल कास्ट 94,500 पे करना ही पड़ेगी। तो जो आपको पे करना ही पड़ेगी, वो जो चेंज नहीं होगी उसको फिक्स्ड कास्ट कहेंगे। अच्छा, अब देखें अगर 1000 बाईसाइकिल बनते हैं तो वो जो सालाना कास्ट आपको लीज़ की पे करना पड़ रही है, तो पर बाईसाइकिल कितनी आपको कास्ट पड़ेगी लीज़ की, यानी कि अगर आपको सालाना लीज़ की कीमत है 94,500, अगर 1000 साइकिल बनाते हैं तो आपको पर साइकिल $94.50 कास्ट आएगी। अच्छा, अगर आप 3500 बाईसाइकिल बनाते हैं तो फिर लीज़ की कीमत कितनी पड़ेगी, 94,500 डिवाइडेड बाई 3500, तो $27 पर बाईसाइकिल। तो आपकी जो है फ़िक्स कास्ट डायरेक्टली उसके साथ प्रोडक्शन के साथ होती है। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी आपकी यूनिट कास्ट कम होती जाएगी, ये फ़िक्स कास्ट। इनफैक्ट कुछ लोग कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं कि अगर फ़िक्स कास्ट फिक्स्ड है तो ये चेंज क्यों हो रही है। भाई चेंज इसलिए हो रही है कि आपकी ये प्रोडक्शन के हिसाब से आपने उसका अंदाज़ा लगाना है। ये 94,500 ही रहेगी, ये आपने टोटल पे इतनी ही करनी है। अगर आपकी प्रोडक्शन यूनिट्स में कम होगी तो आपको पर यूनिट ज़्यादा पड़ेगी, अगर आपके यूनिट्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो आपको पर यूनिट कम पड़ेगी। तो ये प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट लिंक हो जाती है फ़िक्स कास्ट। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो पर यूनिट फ़िक्स कास्ट कम पड़ जाती है, तो अगर प्रोडक्शन कम हो तो यूनिट्स की कास्ट बढ़ जाती है फ़िक्स कास्ट की जब बात करें। जबकि वेरिएबल कास्ट आपके जितने भी यूनिट्स बने वो फ़िक्स ही रहती है। फ़िक्स इस लिहाज से कि पर यूनिट के हिसाब से जितनी आप प्रोडक्शन करेंगे उतने ही आप वेरिएबल कास्ट इंकर करेंगे। अच्छा, इसके बाद आता है जी कास्ट ड्राइवर्स। कास्ट ड्राइवर का मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ किया एक मशीन आपकी नहीं चलती तो उस पे अगर पूरे महीने में मशीन नहीं चलेगी तो उस पे आपको कास्ट भी नहीं आएगी। अब अगर मशीन ज़्यादा चलेगी तो आपको उसकी कास्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ेगी, उसकी रिपेयर की, मेंटेनेंस की, बिजली की, ऑपरेटर की कास्ट, ये मुख्तलिफ सारे कास्ट हैं। तो एक कास्ट जो एक यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके कास्ट ड्राइवर कितने होते हैं कि उस पर क्या क्या चीज़ लागू होती है, क्या क्या चीज़ उस पर शामिल होती है, वो उसके कास्ट ड्राइवर्स होते हैं। जितनी सोफिस्टिकेटेड चीज़ होगी, जितनी कॉम्प्लिकेटेड होगी, उसके कास्ट ड्राइवर्स उतने ही ज़्यादा होंगे और उस पर उतनी ही ज़्यादा कास्ट लागू होगी। द कास्ट ड्राइवर ऑफ द वेरिएबल कास्ट इज़ द लेवल ऑफ एक्टिविटी और वॉल्यूम हुज चेंज काजेज द वेरिएबल कास्ट टू चेंज प्रोपोर्शनेटली। तो जितना उसका वॉल्यूम बढ़ेगा उतनी ही उस कास्ट का ड्राइव बढ़ेगा। यानी कि अगर वेरिएबल कास्ट पर यूनिट के हिसाब से होती है तो जितने यूनिट्स आपके ज़्यादा बनेंगे उतनी कास्ट भी बढ़ती जाएगी। द नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स असेंबल्ड इज़ ए कास्ट ड्राइवर ऑफ द कास्ट ऑफ हैंडल बार्स। अब जो असेंबली डिपार्टमेंट है वो कास्ट ड्राइवर है, जितनी वो ज़्यादा बाईसाइकिल असेंबल करेंगे उतनी ही उस फैक्ट्री को कास्ट भी ज़्यादा पड़ती जाएगी। इसके बाद है रेलिवेंट रेंज एग्जांपल। अज्यूम दैट फिक्स्ड लीजिंग कास्ट आर 94,500 फॉर अ ईयर and that they remain the same for the certain volume range 1000 to 5000 bicycles
1000 to 5000 बिसिकल इज़ द रेलिवेंट रेंज। अब फ़र्ज़ किया वो कहता है कि जो आप मशीनरी लगाते हैं उसकी कैपेसिटी है कि 1000 से लेके 5000 साइकिल तक वो प्रोड्यूस कर सकती है। अब जब आपको एक महीने में 5000 तक अगर साइकिलें बनाते हैं तो उसकी कास्ट 94,500 ही रहेगी। अगर फ़र्ज़ कि आप उसकी प्रोडक्शन 5000 से इंक्रीज़ करते हैं तो आप उसको ज़्यादा चलाना पड़ेगा, वो बिजली भी ज़्यादा खाएगी, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी खर्चा ज़्यादा आएगा और उसके ऑपरेटर का भी कास्ट आपकी बढ़ जाएगी। तो इस तरह की जो कास्ट जो विद इन एक रेंज के अंदर रहती है, एक रेलिवेंट रेंज के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं, रेलिवेंट रेंज, कि इस रेंज के दरमियान में जो कास्ट है वो एक जैसी रहेगी। अच्छा जी, अब आती हैं चीज़ें कि इनका बिहेवियर क्या होता है, फ़िक्स कास्ट क्या होती है और वेरिएबल कास्ट क्या होती है, डायरेक्ट कास्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कास्ट क्या होती है। सबसे पहले देखें, डायरेक्ट कास्ट वो होती है जिसको आप सामने से देख रहे हूँ और उस डिपार्टमेंट ने डायरेक्टली इंकर की हो। फ़र्क किया, जो एक टायर बनाने वाली मशीन जो है वर्कशॉप है जो जहाँ पे टायर बनते हैं, तो जितना रबर वो यूज़ करेंगे उनके लिए डायरेक्ट कास्ट है, और जितनी एडमिनिस्ट्रेशन की कास्ट है या रिपेयर मेंटेनेंस की है या हॉस्पिटल की कास्ट है, वो भी अगर इस डिपार्टमेंट को चार्ज कर दी जाए जो टायर बना के बेच रहे हैं, और वो एक ही बड़ी फैक्ट्री के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, एक टायर बनाती है, एक सामने वाला टायर, एक पीछे वाला टायर, और एक जो है बाईसाइकिल की अगर बात करें तो हैंडल एक बना रही है, एक उसकी सीट बना रही है, बाकी जो है एक चेन बना रही है, तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। अब टायर बनाने वाली डिपार्टमेंट जितना वो रबर यूज़ करेगी वो उसके लिए डायरेक्ट कास्ट होगी। अब जितने बाकी एम्प्लॉइज़ ऑफिस में काम कर रहे हैं उनकी सैलरी का जो खर्चा है वो भी कास्ट इन पे जब डाली जाएगी तो इनके लिए वो इनडायरेक्ट कास्ट होगी, क्योंकि इसने डिपार्टमेंट ने डायरेक्ट कास्ट तो नहीं इंकर की थी, इसने तो सिर्फ रबर परचेज़ करके प्रोडक्शन की थी, तो इसके लिए जो इसने खुद चीज़ें परचेज़ करके कास्ट इंकर की उसके लिए डायरेक्ट कास्ट है। और बाकी जो इसका दूसरी डिपार्टमेंट किसी का हिस्सा इसको बियर करना पड़ता है तो वो इसके लिए इनडायरेक्ट कास्ट हो जाएगी। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कास्ट आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। फिक्स कास्ट वो होती है जो आपको सालाना आपकी प्रोडक्शन हो या ना हो, रेंट हो गया या ऑफिस का कुछ फ़र्ज़ की आप और कोई खर्चे पे कर रहे हैं, लीज़ का खर्चा है या कुछ इस तरीके से, और वो आपको फ़िक्स करना ही पड़ेगा, या इंश्योरेंस के खर्चे हैं, तो इस तरह के जो खर्चे हैं या जो आप लोन लेते हैं उस पे जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो इस तरह के जो खर्चे हैं जो सालाना आपको उसी लेवल पे करना पड़ते हैं उसको फ़िक्स कहते हैं। और जो आपकी प्रोडक्शन के साथ वेरी करते हैं, जितनी आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी उतना आपका मटेरियल यूज़ ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा मटेरियल यूज़ करेंगे उतना ही आपकी वेरिएबल कास्ट बढ़ती जाएगी। इसके बाद है इंटरप्रेट यूनिट कास्ट कॉशियसली, कि जो आपने यूनिट कास्ट है उसको एहतियात के साथ बताना है कि यूनिट कास्ट क्या होती है। टोटल कास्ट एंड यूनिट कास्ट एग्जांपल ये पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि यूनिट कास्ट क्या होती है और टोटल कास्ट क्या होती है। व्हाट इज़ द यूनिट कास्ट लीजिंग एंड हैंडल बार्स व्हेन बाइसाइकल्स असेंबल्ड 1000 बाइसाइकल्स। जब 1000 साइकिल बनते हैं तो उसके हैंडल की लीजिंग कास्ट कितनी बनेगी। अब टोटल फिक्स कास्ट आपको पता है, जो लीजिंग की कास्ट थी 94,500 है। अब टोटल वेरिएबल कास्ट कितनी बनेगी, 52,000। क्यों, 1000 साइकिल आपने बनाई और 1000 हैंडल लगेगा और एक हैंडल 52 का है, तो टोटल कास्ट आपकी 52,000 बन गई। और टोटल अब जब ये मिलाएंगे लीज़ की कास्ट और हैंडल की कास्ट, तो आपके पास टोटल कास्ट कितनी हो गई, 1,46,500। अब आपने साइकिलें कितनी बनाई, टोटल कास्ट दी ये थी आपकी, और साइकिलें आपकी इतनी बनी, और इतने ही आपके देखना है कि यूनिट कास्ट कितनी में। अब ये डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक साइकिल की कास्ट $146.50 आ जाएगी। तो ये जो टोटल कास्ट थी जिसमें लीजिंग कास्ट भी थी और जो हैंडल कास्ट थी वो भी थी, इन दोनों को आपने मिलाया तो ये 1,46,500 जो थी ये टोटल कास्ट थी। अब आपने जब यूनिट कास्ट निकालनी है कि एक
एक चीज़ पे, एक साइकिल पे आपको कितनी कास्ट पड़ी, तो आपने टोटल कास्ट ऊपर रखनी है और न्यूमरेटर बन जाएगा आपकी टोटल कास्ट और डिनोमिनेटर बन जाएगा आपका जो आपने यूनिट प्रोड्यूस किए। और एक और भी एग्जांपल अगर हम डेली लाइफ में देखें तो अगर फ़र्ज़ किया आप जाते हैं, आपको घर वाले कहते हैं जाके बाज़ार से आप फ्रूट लेके आएँ, तो आप जाते हैं, आप किन्नू का रेट पूछते हैं, जी किन्नू कितने का है, वो बताता है जी 120 का दर्जन है। तो आप दर्जन लेके आते हैं, तो घर में आके आपसे अगर कोई पूछे कि एक जो है माल्टा वो आपको कितने का पड़ा, तो आपने सिंपल जो 120 ऊपर रखेंगे और नीचे जितने 12 माल्टे थे, एक दर्जन में 12 होते, तो आप रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 10 रुपये का आपको एक माल्टा पड़ा। तो टोटल कास्ट जितने की आप वो चीज़ लेके आते हैं और यूनिट कास्ट वो जितनी एक इंडिविजुअल की कास्ट बनती है, तो उसको यूनिट कास्ट कहते हैं। ये डायग्राम है, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप आगे चलें। इसके बाद है यूनिट कास्ट कॉन्शियसली। कैसे कॉन्शियसली आपने एहतियात से अज्यूम दैट बाइसिकल्स मैनेजमेंट यूजेज ए यूनिट कास्ट ऑफ $146.50 और लीजिंग एंड व्हील की कास्ट है। मैनेजमेंट इज़ बजटिंग कास्ट फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। जब मैनेजमेंट उसकी बजट कर रही है कि हमें आने वाले पीरियड में अगर हमने कितने साइकिल बनाने हैं तो कितनी हमें कास्ट पड़ेगी, तो वो जब बजटिंग कर रहे होंगे तो वो इसी चीज़ को कंसीडर करेंगे कि अगर एक साइकिल बनाते हैं तो इतना खर्चा आएगा, 1000 साइकिल बनाते हैं उससे मल्टीप्लाई कर लें, 2000 करें तो इतने थे, 3000 करें थे तो इतने थे, तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपकी बजटेड कास्ट आ जाएगी। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ देयर बजटेड कास्ट फॉर एन एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ 600 बाइसाइकिल्स। अगर 600 आपने साइकिलें बनानी है तो फिर कितनी यूनिट कास्ट हमने पहले निकाली हुई है 146.50, तो आप 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका बजट आपको पता चल जाएगा कि आने वाले वक्त में अगर 600 साइकिलें आपने बनानी है तो आपको $87,900 की ज़रूरत पड़ेगी। सेम इस तरीके से अगर आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है 3500 का है तो फिर आपकी ये कास्ट बन जाएगी। अच्छा जी, इसको भी कर लेते हैं आगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल छोटा सा आएगा वो आप ताकि इजीली समझ सकें, कोई चीज़ स्किप ना हो। व्हाट इज़ देयर बजटेड कास्ट फॉर एन एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ 3500 बाइसाइकिल। अगर 3500 साइकिल बनानी हो तो बजटेड कास्ट कितनी होगी, तो 3500 मल्टीप्लाई बाई 146.50, तो ये आपके पास आ जाएगी $512,750। व्हाट शुड बी द बजटेड कास्ट बी फॉर एन एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ $600 के लिए, 600 साइकिलों के लिए आपकी कास्ट कितनी पड़ेगी, तो वो हम पहले कर चुके हैं। अब टोटल फिक्स कास्ट कितनी थी हमारी 94,500 जो कि लीज़ की कास्ट है। टोटल वेरिएबल कास्ट कितनी हमें पड़ेगी 600 साइकिलों की मल्टीप्लाई बाई 52, तो ये हमारी वेरिएबल कास्ट है। फिक्स लीज़ की कास्ट तो वही रहेगी, बाकी साइकिल की कास्ट कितनी 600 मल्टीप्लाई बाई 52, तो आपकी जो है वेरिएबल कास्ट प्लस फिक्स कास्ट टोटल कास्ट कितनी बन जाएगी 1,25,700। अब आपको यूनिट कास्ट अगर आपने फिर निकालनी है तो कितनी बनेगी, टोटल कास्ट ये 1,25,700 डिवाइडेड बाई 600 साइकिल्स हैं और 209.50 पर डॉलर, सॉरी $209.50 पर बाईसाइकिल खर्चा आ जाएगा। यूजिंग ए कास्ट ऑफ 146.50 पर यूनिट वुड अंडर एस्टिमेट एक्चुअल कास्ट इफ़ आउटपुट इज़ बिलो 1000, यानी कि अगर आपकी प्रोडक्शन जो है 1000 से कम हो तो आपने जो कास्ट एलोकेट की होगी वो अंडर एस्टिमेट की होगी। आपकी खर्चा इनफैक्ट देखें 209.50 आया है क्योंकि साइकिलें आपने 1000 से कम बनाई हैं 600, तो जब आप 1000 से साइकिलें ज़्यादा बनाएंगे तो ये आपकी जो है पर यूनिट कास्ट चेंज होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद है व्हाट वुड बी द बजटेड कास्ट फॉर 3500 बाईसाइकिल्स। तो टोटल फिक्स कास्ट जैसे हमने पहले लिखी थी वो 94,500 ही है, और जो वेरिएबल कास्ट हमारी है पर यूनिट के हिसाब से फिक्स रहती है, जितने हैंडल होंगे उतनी साइकिलें होंगी, तो $52 मल्टीप्लाई बाई 3500, तो आपकी आप कितने आगे वेरिएबल कास्ट 1,82,000। अब दोनों को आपने ऐड किया तो ये 2,76,500
अब यूनिट कास्ट आपने जब निकालनी है तो 2,76,500 को डिवाइड करेंगे 3500 पे, तो यूनिट कास्ट आपकी $79 पर साइकिल आ जाएगी। क्योंकि अब आपकी प्रोडक्शन है 1000 से बढ़ गई है, तो इसलिए अब आपको जो फिक्स कास्ट थी वो पर यूनिट कास्ट के हिसाब से काफ़ी कम हो गई, तो इसलिए आपकी टोटल पर यूनिट कास्ट भी कम हो गई। अच्छा, यहाँ पे अब हमने क्या नेक्स्ट लर्न करना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अमंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़, मर्चेंडाइजिंग कंपनीज़ एंड सर्विस सेक्टर कंपनीज़। तो सिंपल है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ होती हैं ये क्या कर रही होती हैं, यहाँ पे चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, मैन्युफैक्चर हो रही होती हैं, यहाँ पे मशीनरी भी इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे मटेरियल भी ख़रीदा जाता है, लगाया जाता है, यहाँ पे लेबर भी यूज़ होती है। जबकि मर्चेंडाइजिंग कंपनीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं कि एक मार्केट से कोई चीज़ ख़रीदते हैं, दूसरी मार्केट में लेके चले जाते हैं और उधर बेच देते हैं। लेट्स सपोज अगर मिसाल दूँ आपको कि अगर कोई सियालकोट में अगर लकड़ी के जो खेल के चीज़ें बनती हैं, तो कोई अगर वहाँ से जाके चीज़ परचेज़ करता है और यहाँ पे इस्लामाबाद रावलपिंडी में आके सप्लाई करना शुरू कर दे, तो उस तरह के बिज़नेस को क्या कहेंगे, मर्चेंडाइजिंग कंपनी। और जो बैट बल्ले और हॉकी वगैरह बना रही होगी सियालकोट में, तो वहाँ पे लकड़ी भी यूज़ हो रही है, लेबर भी यूज़ हो रही है, मशीन भी यूज़ हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग है। और सर्विस सेक्टर कंपनी वो होती है जो आपको सर्विस देता है। लेट्स सपोज एक टीचर है, वो आपको पढ़ाता है, तो वो सिर्फ सर्विस देता है, वो कोई चीज़ प्रोडक्शन नहीं करता, ना यहाँ से कोई चीज़ परचेज़ के आपको सेल करता है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको सर्विस देता है। इसके अलावा आप किसी कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपको जो आपकी सर्विस देता है आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ की, तो उस तरह की जो होती है, कोई अगर कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है जैसे इंश्योरेंस वगैरह, तो ये इस तरह की सर्विसेज जो होती हैं सर्विस सेक्टर कंपनीज़ कहलाती हैं। या आप पढ़ भी सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का क्या प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, और मर्चेंडाइजिंग का ये देख लें। इसके बाद है नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन इन्वेंट्रीएबल कास्ट एंड पीरियड कास्ट। पीरियड कास्ट और इन्वेंट्रीएबल कास्ट का मतलब क्या हुआ कि फ़र्ज़ किया एक कंपनी जो है, अगर वही कारपेंटर की मिसाल दें, तो वो चेयर बना रहा है और एक महीने में वो 3000 चेयर बनाता है, यानी डेली बेसिस पे 10 चेयर्स। तो अगर वो जो चेयर बना रहा है, तो जितनी भी वो उसके पास चेयर उसने बेच दी तो बेच दी, जो उसके पास पड़ी हैं, तो उसकी वो कास्ट वो कैलकुलेट कर सकता है कि मैंने इतने इन पे खर्चा किया है, तो ये जब बिकेंगी तो मेरी कास्ट इतनी रिकवर हो जाएगी। तो वो जो चेयर तो उसके पास एट हैंड पड़ी होंगी बनी बनाई, तो उन पे जो कास्ट लगा के उसने रखी हुई है अपने पास, इन्वेंट्री रखी हुई। इन्वेंट्री का मतलब यही रखें कि जो स्टॉक होता है, जो आपकी पास चीज़ें पड़ी होती हैं, तो उसको क्या कहेंगे, इन्वेंट्रीएबल कास्ट। और पीरियड कास्ट को होती है जो आपको पीरियड के हिसाब से लगे। फ़र्ज़ किया आप जो रेंट दे रहे होते हैं पर मंथ के हिसाब से, तो वो आपके पीरियड कास्ट होती है कि पर मंथ आपने इतना पे करना होता है। अगर फ़र्ज़ किया आप इंटरेस्ट पर मंथ के हिसाब से पे कर रहे हैं, तो वो भी आपका पीरियड कास्ट कहलाती है। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री आगे आती हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंपनीज टिपिकली हैव वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज़। पहली कौन सी है, डायरेक्ट मटेरियल इन्वेंट्री, यानी कि जो चीज़ अब फ़र्ज़ किया जो कारपेंटर है वो चेयर्स बनाता है, तो उसने लकड़ी के बड़े बड़े ब्लॉक जो हैं वो ख़रीद के अपने पास रखे हुए हैं, तो उसको जो लकड़ी उसने अभी डायरेक्टली चीज़ यूज़ करनी है अपनी चेयर बनाने के लिए, उसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट मटेरियल। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की कास्ट वो होती है कि कुछ लकड़ी उसने काट के रखी हुई है, उसने प्रॉपर साइज़ की जो चेयर पे लगेगी उसने काफ़ी सारी काट के रखी हुई है। अभी उसमें से कुछ यूज़ हो गई है, कुछ यूज़ होनी है, कुछ चेयर्स उसकी बन चुकी हैं और पॉलिश वालिश होने वाली हैं, फिनिशिंग होने वाली है। तो इस तरह की जो कास्ट होगी आधी स्टेज में होगी, यानी कि अभी उस पर काम इन प्रोग्रेस है। और थर्ड नंबर पे होता है फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री। एक तो हमने मिसाल जो लकड़ी की ली कि जो उसने बल्क में लकड़ी ख़रीद कर रखी, जिसको वो काटेगा और चेयर बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। दूसरी कास्ट टाइप हमने वो पढ़ी कि वो लकड़ी जो उसने आधी इस्तेमाल कर ली है और फिनिशिंग स्टेज में अभी तक नहीं पहुंची। तीसरी वो जो उसकी चेयर बना के उसने गोदाम में रखी हुई हैं और वो उनको जो ही ऑर्डर आएगा उठा के भेज देगा। तो इस तरह की है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री।
एक होता है पहली स्टेज वाली, एक होती है दरमियान वाली स्टेज वाली, एक होती है आखिरी स्टेज वाली। तो पहली स्टेज वाली डायरेक्ट मटेरियल, दूसरी स्टेज वाली वर्क इन प्रोसेस वाली इन्वेंट्री, तीसरी वाली फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज हैं। मर्चेंडाइजिंग सेक्टर कंपनीज होल्ड ओनली वन टाइप ऑफ इन्वेंट्री, द प्रोडक्ट इन इट्स ओरिजिनल परचेज फॉर्म। तो जो एक सेल एंड परचेज़ का काम करता है, एक जगह से परचेज़ किया दूसरी जगह पे सेल कर दिया, तो वो क्या करता है कि अगर कोई कहीं से सियालकोट या लाहौर से वो कोई चीज़ ख़रीद के ला के रखता है, तो उसके पास डायरेक्ट मटेरियल, प्रोसेस कास्ट, फिनिश कास्ट नहीं होगी, बल्कि एक ही होगी जो कि फिनिश्ड प्रोडक्ट उसकी ओरिजिनल फॉर्मेट में पड़ी होगी जो उसने परचेज़ करके रखी है। इसके बाद थर्ड में कहता है सर्विस सेक्टर कंपनीज डू नॉट होल्ड इन्वेंट्रीज ऑफ टेंजिबल प्रोडक्ट्स। जो सर्विस सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज होती हैं, वो कोई भी इन्वेंट्री ना को उसके पास डायरेक्ट होती है, ना उसके पास प्रोसेस वाली होती है, ना उसके पास फिनिश्ड इन्वेंट्री होती है, उसके पास कोई भी इन्वेंट्री नहीं होती। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। मैन्युफैक्चरिंग कास्ट की अगर हम क्लास डिवाइड करें तो ये क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल कास्ट, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कास्ट और इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट को फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट भी कहते हैं, और ये डायरेक्ट मटेरियल होती है, ये डायरेक्ट लेबर कास्ट होती है। जैसे कि मैंने पहले आपको स्टार्ट में बताया कि 3 किस्म की कास्ट होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट, जिसको हम इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्राइब द 3 कैटेगरीज ऑफ इन्वेंट्रीज कॉमनली फाउंड इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में किस तरह की कंपनीज इन्वेंट्रीज होती हैं। इन्वेंट्रीएबल एसेट कास्ट बिकम्स कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। और इसके बाद होता है आफ्टर ए सेल टेक्स प्लेस, तो उस तरह की जो कास्ट होती है। तो इन्वेंट्रीएबल कास्ट होती है वो जो एसेट्स आपके पास पड़े हुए हैं, और वो जो चीज़ें आप बेच देते हैं उनकी जो कास्ट आपके पास होती है उसको आप कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। और आफ्टर सेल जो सर्विसेज आप दे रहे होते हैं वो आपके आफ्टर एक सेल टेक प्लेस, वो जो आपकी इन्वेंट्री होती है जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो प्रॉफिट में आप लेके जाते हैं, तो वो बन जाती है। इसके बाद है पीरियड कास्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टाइम बेस्ड कास्ट होती है उसको पीरियड कास्ट कहते हैं। पीरियड कास्ट आर ऑल कास्ट इन द इनकम स्टेटमेंट अदर देन कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड के अलावा जितनी आप कास्ट पे करेंगे वो पीरियड कास्ट में आएगी। पीरियड कास्ट आर रिकॉर्डेड एज एक्सपेंसेस ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इन विच दे आर इंकर्ड। तो जिस पीरियड में, जिस अरसा में आप वो उसको इनकर करते हैं, वो उस साल की पीरियड कास्ट होती है, जिसको ऑपरेटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म की कास्ट भी आप कहते हैं। इसके अलावा फ्लो ऑफ कास्ट, इसकी एग्जांपल है बाइसिकल्स बाय द सी हैड $50,000 ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड। जब उसने शुरू किया तो उसके पास मटेरियल जो इन्वेंट्री पड़ी हुई थी उसकी कीमत थी $50,000, जो उसने जब अपने काम पीरियड का शुरू किया $50,000 की। उसने फिर कुछ ख़रीदा भी, साइकिलों पे जो उसने हैंडल वगैरह लगाने थे उसने कुछ ख़रीदे भी। परचेज ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंटेड टू $1,80,000 एंड एंडिंग इन्वेंट्री वाज 30,000। अब 3 है, एक जब उसने काम स्टार्ट किया तब उसके पास पड़ी हुई थी, उसकी कीमत थी $50,000। अब उसने दरमियान में कुछ परचेज़ भी किया उस पीरियड के दरमियान, जब पीरियड उसका अकाउंट फॉर पीरियड हो रहा था 1 साल का, 1,80,000 के उसने परचेज़ की। जब उसने एंड पे देखा तो उसके पास 30,000 का स्टॉक पड़ा हुआ था, तो बाकी स्टॉक किधर गया। अब ये हाउ माई डायरेक्ट मटेरियल वाज यूज्ड, तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको लेस करेंगे एंड वाली जो है, तो आपके पास आ जाएगा कि मटेरियल यूज़ कितना हुआ था। तो सेम इस तरीके से जो ओपनिंग मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ था, लेट्स सपोज आपकी पॉकेट में थे 50 रुपये, ठीक है, और आपको किसी ने पॉकेट मनी दे दी 100 रुपये, तो आपके पास कितनी बन जाएगी, 150 रुपये। यानी 50 आपके पास पहले थी, 100 और आ गया, 150 टोटल होगी। अब अगर आपने शाम को देखा तो आपके पास सिर्फ 20 रुपये बचे थे, तो अब आप ये सोचें तो आपने दिन में कितना खर्चा किया। तो सिंपल बात है, आपके पास टोटल थे 150 और आपके पास अब बचे हैं 20 रुपये। तो 150 से 20 रुपये निकालेंगे तो बाकी आपका जो खर्चा आएगा 130 रुपये वो आपने खर्चा किया होगा। सेम इसी तरीके से कि आपने जो शुरू में आपके पास बैलेंस था, जो दरमियान में परचेज़ किया, और एंड पे जितना था उसको माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा कि टोटल आपने
इस्तेमाल कितना किया, खर्चा कितना किया। इसके अलावा और भी फ्लो ऑफ कास्ट एग्जांपल है, डायरेक्ट लेबर कास्ट इंकर्ड वर, डायरेक्ट कास्ट 1,05,500, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट वर, इनडायरेक्ट कास्ट इतनी थी, लेबर कास्ट इतनी थी, व्हाट आर द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट इंकर्ड। अब जब आपने पिछली स्लाइड में आपने देखा मटेरियल कास्ट जो यूज़ हुई थी वो कितनी थी, 200,000 मतलब $200,000 थी मटेरियल की कास्ट, लेबर की कास्ट आ गई 1,05,500 और इसके बाद आ गई इनडायरेक्ट कास्ट जो कि है इधर दी हुई 1,94,500। तो टोटल आपकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कितनी हो गई, 5 लाख। यानी कि अब आपको ये भी समझ आ जाना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग कास्ट में 3 किस्म की कास्ट इन्वॉल्व होती है, एक मटेरियल कास्ट, एक लेबर कास्ट और एक इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। ये तीनों मिल के मैन्युफैक्चरिंग कास्ट बनाती हैं। नेक्स्ट आता जी, वही हमारी एग्जांपल शायद आगे भी चले। अज्यूम दैट द वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड वाज $30,000। ओपनिंग इन्वेंट्री जब हुई तो बिगिनिंग शुरू में आपके पास थी 30,000 एंड 35,000 एट द एंड ऑफ द पीरियड, और एंड पे आपके पास थी 35,000। व्हाट इज़ द कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। तो मैन्युफैक्चर जितनी हुई तो वो आप बताएं कितनी हुई। अभी देखें लास्ट जो हमने स्लाइड में पढ़ा उसमें हमने कैलकुलेट की तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कितनी थी, वो थी 5 लाख, और ओपनिंग कितनी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट थी 30,000, और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस कितना था 35,000। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है पहली दो को, क्योंकि जो शुरू में आपके पास थी बाकी जो आपने मज़ीद इंक्लूड की तो 5,30,000, और एंड पे आपके पास वर्क इन प्रोसेस कितना है 35,000 का, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी 4,95,000। आगे भी चलेंगे। अज्यूम दैट द फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड वाज $10,000। बिगिनिंग में थी $10,000 एंड 15,000 एट द एंड ऑफ द पीरियड थी। व्हाट इज़ द कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कास्ट ऑफ सोल्ड की कितनी होगी। अब आपने जो पिछली स्लाइड में पढ़ी थी उसको याद रखना है, वो 4,95,000 थी। अब देखिए ओपनिंग आपके पास फिनिश गुड्स की कितनी इन्वेंट्री है 10,000 की, और पिछली आपके पास कितनी होगी कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 4,95,000, टोटल कितनी हो गई 5,05,000। तो अब जो एंडिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की थी आपके पास वो आप माइनस कर देंगे तो ये आपके पास, ये तो आपके पास एंडिंग का 15,000 का मतलब है ये आपके पास ही पड़ी है। बाकी आपने जो है ये कास्ट ऑफ गुड्स जो है वो सोल्ड हो जाएगी, जितनी आपने चीज़ें बेची हैं उनकी कास्ट आपकी बनती थी 4,90,000। क्योंकि ये 15,000 को इसलिए हमने माइनस किया क्योंकि ये तो आपके अभी तक शॉप में ही पड़ी है, आपके स्टोर में ही पड़ी है, तो आप इसको माइनस कर लेंगे। अच्छा, अगर वर्क इन प्रोसेस को हम चार्ज करें कास्ट को, ये हम फर्दर भी हम पढ़ेंगे, इसमें आपको अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि वर्क इन प्रोसेस में आप जब देखते हैं तो आपने कैसे शामिल करना होता है कि जब आप चीज़ ओपन करते हैं या पीरियड स्टार्ट करते हैं तो आपने वो चीज़ शामिल कर लेनी होती है। आपके पास $30,000 था, उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल आपने 2 लाख का यूज़ किया, उसके बाद डायरेक्ट लेबर की कास्ट आपको 1,05,000 आई, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग की कास्ट आपको आई 1,94,500। टोटल आपके पास तो आपने टोटल जो प्रोसेस में कंप्लीट किया था वो 4,95,000 का था। जब इसको बैलेंस करेंगे तो आपके पास 35,000 एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी, क्योंकि 4,95,000 की तो आपने प्रोसेस में डाल दी थी, और अब ये जो आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी, इन सब को आप ऐड करेंगे तो यही आपकी 4,95,000 की बन जाती है। अब जो वर्क इन प्रोसेस से जो है अगली स्टेज आती है फिनिश गुड्स की। अब देखें फिनिश गुड्स में हमारे पास 10,000 ओपनिंग था और 4,95,000 मज़ीद हमने वर्क किया था, और हमने जब उसमें से माइनस किया था 15,000 जो हमारे पास एंड में बैलेंस था, तो आपके पास 4,90,000 की फिनिश गुड्स हो गई। अब कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने कैसे करनी है, जो आपके पास टोटल सेल्स हुई वो 4,90,000 की होगी। फिनिश गुड्स को आपने जब एक्सक्लूड कर देंगे, आपके स्टॉक में नहीं रहेंगे, तो वो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चली जाएंगी। अभी यहाँ पे ये स्टेज में इसमें ये चीज़ें आपको पढ़ने की वाली नहीं है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा एक व्यू आपको दे भी देता हूँ कि इन्वेंट्री एबल कास्ट जो है इसमें मटेरियल कास्ट है, ये वर्क इन प्रोसेस में जाती है, यहाँ से फिनिश गुड्स होती हैं, यहाँ पे हम जब सेल कर देते हैं तो इससे रेवेन्यू जनरेट होते हैं हमारे पास, और पीरियड कास्ट वगैरह शामिल करने के बाद हम प्रॉफिट तक पहुँच जाते हैं। इनफैक्ट हमने क्या निकालना होता है प्रॉफिट।
जब आप फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे तब भी आप, अगर आप में से कोई वो सुन रहा हो जो इसने पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह देखी हैं, तो जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे होते हैं तो सेल्स में से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम माइनस करते हैं। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक पहुँचने के लिए हमने कास्ट अकाउंटिंग की बेस बनानी होती है। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होती है, जो भी चीज़ आप बेचते हैं उसकी कास्ट कैलकुलेट करना इतना आसान काम नहीं होता। जब तक आप उसकी कास्ट नहीं मालूम कर लेते आपको प्रॉफिट का नहीं पता चलता। इसलिए किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन के लिए या जो आप सेल करते हैं उसकी कास्ट मालूम करना आपकी बिज़नेस के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है, ताकि आप फाइनल उस डिजिट तक पहुंच सकें कि आपकी बिज़नेस को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ। तो ये कास्ट कैलकुलेशन करने का पूरे जो प्रोसीजर है, मेथड हैं, वो हम कास्ट अकाउंटिंग में ही करते हैं। इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है ये प्राइम कास्ट। अब ये याद आपने कुछ टर्मिनोलॉजी रखनी है। प्राइम कास्ट में आपने ये रट्टा लगा लेना है कि हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कास्ट मिल के प्राइम कास्ट बनाते हैं। प्राइम का मतलब ये आप माइंड में अगर रख लें, याद रखने के लिए, कि प्राइम का मतलब प्राइमरी चीज़ वो भी होती है। अगर फ़र्ज़ किया आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं और उसको ला के रख देते हैं तो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब तक आप एक जो कारपेंटर है वो लकड़ी परचेज़ करके रख देता है, उस पर काम नहीं करता, तो वो उस पर कोई उसका फर्दर यूज़ नहीं है। तो अगर उस पर वो मेहनत करता है, उसकी कटाई शटाई करता है और उसको जोड़ता तोड़ता है, तो फिर उसको लेबर भी शामिल हो जाती है। और दोनों चीज़ें जब शामिल होती हैं, उसको डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को शामिल करने के बाद ये दोनों जो होती है प्राइमरी कास्ट होती हैं। इसलिए इनको हम प्राइम कास्ट या मेन कास्ट भी हम कहते हैं। अब देखें, अगर इस एग्जांपल में देखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल यूज़ की कीमत थी 2 लाख और डायरेक्ट लेबर की कास्ट थी 1,05,500। ये टोटल मिला के प्राइम कास्ट। हम जब कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की स्टेटमेंट CGS हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जब, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड होते जाएंगी। ये अल्टीमेटली आपको थोड़ा सा रट्टा भी लगाना पड़ेगा, तो लेकिन ग्रेजुअली कुछ चीज़ें समझनी भी है। समझ के रट्टा लगाना आसान होता है, बिल्कुल अंधाधुंध रट्टा लगाना प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। इसके अलावा कन्वर्जन कास्ट होती है कि वो चीज़ जो कन्वर्ट करती हो। अब देखें कि आपने कोई चीज़ रखी हो, अब बदलने के लिए उसको, जब फ़र्ज़ की एक लकड़ी है वो ऐसी की ऐसी पड़ी है, उसको बदलने के लिए क्या ज़रूरी है कि उस पर कोई मशीन या बंदा उस पर मेहनत करे। वो मेहनत जब करेगा, फ़र्ज़ किया वो कुल्हाड़ा ले लेता है, आरा ले लेता है, उसकी कटाई शुरू कर देता है, तो उस पर उसने कुछ मेहनत की, लेबर की, और उसको कन्वर्ट किया। जो बड़ा मेन पीस था उसको छोटे पीसेस में तकसीम किया और उसकी फिनिशिंग वगैरह की उसने लेबर उस पर यानी कि मेहनत की। उसके बाद वो उसको मशीनरी पे रंदा शंदा लगाता है, तो उसकी वो ज़रा मज़ीद फिनिशिंग करता है, तो उस पर जो कास्ट फर्दर आती है, उस पर कील शील ठोंकता है और उसको कोई शक्ल देता है, उसको क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। अब जो चीज़ें मटेरियल को कन्वर्ट करती हैं वो क्या होती है, एक मशीनरी इन्वॉल्व होती है, एक बंदे की मेहनत शामिल होती है। तो इसलिए किसी चीज़ को, मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए, फिनिश गुड के लिए, उसके 2 चीज़ें मेन चीज़ों की ज़रूरत है, एक डायरेक्ट लेबर, एक मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। तो ये दोनों मिल के जो होती हैं कन्वर्जन कास्ट कहते हैं, यानी कि वो चीज़ जो कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो, यानी कि इसी को कन्वर्जन कास्ट कहते हैं कि जो मटेरियल को कन्वर्ट करे किसी फिनिश गुड्स में। तो ये 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो प्राइम कास्ट में हमने 2 चीज़ें पढ़ी, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, जबकि कन्वर्जन कास्ट में 2 चीज़ें शामिल होती हैं, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। ये इसमें एग्जांपल में भी है कि डायरेक्ट लेबर कास्ट थी 1,05,500 और इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट थी 1,94,500। दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास कन्वर्जन कास्ट आ गई 3 लाख। इसके बाद है मेजरिंग कास्ट रिक्वायर जजमेंट्स। मैन्युफैक्चरिंग लेबर कास्ट क्लासिफिकेशन वेरी अमंग कंपनीज। तो कंपनी टू कंपनी वेरी कर रही होती है कि लेबर की कास्ट कितनी आ रही है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कितनी आ रही है। उस पर जितनी मशीनरी बेस्ड कोई डिपार्टमेंट होगी उस पर उतनी ही ओवरहेड कास्ट ज़्यादा होंगी, और जितनी ही ऐसी कोई डिपार्टमेंट है जहाँ पे मशीनें नहीं हैं तो उस पर लेबर कास्ट ज़्यादा होगी। द फॉलोइंग डिस्टिंक्शंस आर जनरली फाउंड। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, लेबर कास्ट उसको कहते हैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट होती है, और मैन्युफैक्चरिंग कास्ट ओवरहेड जो होती है, जो मशीनरी वगैरह पे होती है, उसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कहते हैं। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में क्या क्या आता है? इनडायरेक्ट लेबर, मैनेजर सैलरी, पेरोल्स, फ्रेंच बेनिफिट्स और फोर्कलिफ्ट ट्रक ऑपरेटर्स, इनडायरेक्ट हैंडलिंग कास्ट, जनरेटर्स, रीवर्क लेबर, आइडल वर्क, ओवर टाइम प्रीमियम, ये सारी की सारी आती हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में। ओवर टाइम प्रीमियम इज़ यूजुअली कंसीडर्ड पार्ट ऑफ ओवरहेड। तो ओवर टाइम की कास्ट भी ओवरहेड को ही कंसीडर की जाती है। मेजरिंग
cost required, judgment, इसमें है ओवर टाइम प्रीमियम इज़ यूजुअली कंसिडर्ड पार्ट ऑफ ओवरहेड। तो ओवर टाइम जो खर्चा है ये भी इसको ओवरहेड में कंसिडर किया जाता है नॉर्मली। खैर अभी ये स्टेज पे अभी आपको इतना इस पे सोचने की ज़रूरत नहीं है। अज्यूम दैट ए वर्कर गेट्स $18 पर आवर फॉर स्टे टाइम एंड गेट्स टाइम 1.5 फॉर ओवर टाइम। तो ओवर टाइम का खर्चा सिर्फ ओवरहेड में काउंट होगा। ये सिर्फ इतना याद रखने की भी अभी ज़रूरत नहीं है। ये हम चीज़ें अब जब फर्दर डिटेल में जाएंगे तो आपको सारी समझ आना शुरू हो जाएंगी। अभी इसको छोड़ें। यहाँ पे है एक्सप्लेन वाई प्रोडक्ट कास्ट आर कंप्यूटेड इन डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट पर्पजेज़। तो मतलब आप जो एक चीज़ बनाते हैं तो मुख्तलिफ कास्टिंग सिस्टम क्यों उस पर अप्लाई किए जाते हैं, तो इसकी क्यों ऐसी ज़रूरत पेश आती है। मैनी मीनिंग्स ऑफ प्रोडक्ट कास्ट। ए प्रोडक्ट कास्ट इज़ द सम ऑफ द कास्ट असाइन टू ए प्रोडक्ट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज़। इसमें प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट एम्फेसिस डिसीजंस है कि जब आप मुख्तलिफ मेथड यूज़ कर रहे होते हैं प्राइस कैलकुलेट करने के, कॉस्ट कैलकुलेट करने के, तो उसका मकसद क्या हो सकता है। सबसे पहले तो ये हो सकता है कि आपने उस चीज़ को मार्केट में सेल करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी कम से कम कास्ट कितनी पड़ रही है, और आप अगर प्रॉफिट उस पर रखेंगे तो उसकी प्राइस आपको सेल प्राइस कितनी फ़िक्स करनी है। तो ये भी पर्पज़ हो सकता है। दूसरे नंबर पे है कॉन्ट्रैक्टिंग विद गवर्नमेंट एजेंसीज़। आपने गवर्नमेंट की एजेंसी से अगर कोई फंस गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो भी आपको अपनी चीज़ का पता होना चाहिए कि कितने की एक प्रोडक्ट बन रही है। फर्दर है कि प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग अंडर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो गैप की ये रिक्वायरमेंट है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बनाएं तो आपको पता होना चाहिए कि कास्ट एक प्रोडक्ट की कितनी है, और सेल्स आपने जितनी की हैं तो उसकी फाइनल आपकी सेल्स की वॉल्यूम कितना है, और उसमें कास्ट माइनस करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट की क्या आपके पास अमाउंट है, और फर्दर जब आप उसमें कास्ट निकालेंगे तो नेट प्रॉफिट पे आप कैसे पहुंचेंगे। तो ये गैप की भी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक प्रोडक्ट की कास्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रेजेंट की फीचर्स ऑफ कास्ट अकाउंटिंग एंड कास्ट मैनेजमेंट। अब कास्ट अकाउंटिंग क्या होती है और कास्ट मैनेजमेंट क्या होती है, इन दोनों को भी आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए। कास्ट अकाउंटिंग इनफैक्ट ये होती है कि हम जैसी कास्ट इंकर करेंगे तो उसको कास्ट जैसे जैसे आप उसको अकाउंट फॉर करेंगे कि इस प्रोडक्ट को बनाते हुए कितने आपकी मटेरियल का खर्चा हुआ, लेबर का कितना खर्चा हुआ, एफओएच का कितना खर्चा हुआ, ये सारे का सारा हम पढ़ते हैं कास्ट अकाउंटिंग में। और कास्ट को मैनेज कैसे करते हैं कि आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए कास्ट को कैसे मैनेज करते हैं। यानी कि अगर मार्केट में आपने कम्पीट करना है, दूसरों के साथ अच्छा कंपटीशन चलाना है, तो आपको अपनी कास्ट को एक मिनिमम लेवल तक मेनटेन करना पड़ेगा। उस के लिए जो मुख्तलिफ टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं तो उसको कास्ट मैनेजमेंट में पढ़ते हैं कि आपको फ़र्ज़ किया बल्क में चीज़ें आप परचेज़ करना शुरू कर दें ताकि आपको कुछ डिस्काउंट मिले, तो आपकी कास्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो कम हो। मेन जो लुबुलबाब है यहाँ पे कि जो कास्ट के एलिमेंट काउंट हो रहे होते हैं, जो कास्ट में इंकर कर रहे होते हैं, उसको काउंटिंग का जो प्रोसीजर होता है उसको कास्ट अकाउंट में करते हैं, और कास्ट आपकी कितनी होनी चाहिए, कैसे आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, वो कास्ट मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं। इसके बाद है ए फ्रेमवर्क फॉर कास्ट मैनेजमेंट। 3 फीचर्स ऑफ कास्ट अकाउंटिंग एंड कास्ट मैनेजमेंट। कैलकुलेटिंग द कास्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, ये हम कास्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, ये हम कास्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन, ये हमने एनालाइज करना, ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन करना, ये कास्ट मैनेजमेंट में हम कर रहे होते हैं। अभी हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स और भी चलेंगी, लेकिन आज तक के लिए आप इतना याद करें, और आपको किस हद तक कितनी समझ आई, किस टर्म में आपको कोई परेशानी हुई या प्रॉब्लम आया जिसको मज़ीद हमें डिस्कस करना चाहिए, तो इसके लिए आपने अपनी राय ज़रूर देनी है ताकि हम जब नेक्स्ट मूव करें तो ये इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि हम चीज़ें क्लियर करते जा रहे हैं, या कोई मिस अंडरस्टैंडिंग आपकी आगे आपके साथ चलेगी तो फ्यूचर के जो टॉपिक होंगे उसमें आपको प्रॉब्लम आएगा। तो जो चीज़ हम पढ़ें यहीं पे आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए तो
फ्यूचर की अंडरस्टैंडिंग भी आपकी उतनी ही क्लैरिटी के साथ होगी। यहाँ पे आज का लेसन ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।